Hello everybody, how are you? Welcome to SVGMS online classes. This is our chapter number 7 of class 9 science, diversity in living organism, and it is our part number 12 of chapter 7. ये चैप्टर नंबर 7 का हमारा पार्ट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 पार्ट पढ़ लिए हैं अच्छे से, और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। इससे पहले हमने दो फाइलम एनिमल किंगडम में, हमारे टोटल 10 फाइलम है, तो उसमें से हमने दो फाइलम एनिमल किंगडम के पढ़ लिए हैं पहले। बता सकते हैं आप कौन कौन से पढ़े थे हमने? यस, फर्स्ट फाइलम आज पोरीफेरा, यस, एंड सेकंड यस सिलेंट्रेटा। तो ये फाइलम हमने पहले पढ़ लिए थे अपने 10 और 11 पार्ट्स में। तो यदि आपने वो पार्ट्स नहीं देखे पहले तो आप उनको भी एक बार जरूर देख लें। ओके, सो ये हमारा तीसरे नंबर का फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा। और पहले आप इसमें देख लें किस तरह के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्लूरोबेंकिया। प्लूरोबेंकिया होता है, इसको कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। जेली फिश वगैरह ज़्यादातर आपके हमने पढ़ा था पहले। सिलेंट्रेटा जो फाइलम है उसके अंदर आती है, और उसके अलावा सेस्टम है और टीनोप्लेना है। सेस्टम, टीनोप्लेना, ये सब किस में आते हैं? आपके फाइलम टीनोफोरा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके आपने डायग्राम्स देखे ऑर्गेनिजम्स के, इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसको आप एग्जाम में आता है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो उसको हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, आपको कुछ पॉइंट्स याद करके रखने होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी फाइलम को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम में आपके क्या पूछा जाता है? ये चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम टीनोफोरा, है ना। फाइलम टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, जो मेंबर्स पाए जाएंगे, उनके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं उनके, उसी के बारे में पूछा जाता है। तो ये चीज़ें हमें उसमें लिखनी होती है मेनली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब वह उसके अंदर किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमने पढ़ा था, हमारे जो पोरीफेरा होते हैं उनके अंदर सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सिलेंट्रेटा के अंदर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और हमारे टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, इसमें टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ओके, इसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है हमारे बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री हमने पढ़ा था, दो तरह की होती है मेनली, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। और जिनमें सिमेट्री नहीं होती उन्हें हम असिमेट्रिकल बोलते हैं, है ना। तो इसमें टीनोफोरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने एग्जांपल देखे तो आप उनको देखकर बता सकते हैं। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, ज़्यादातर गोलाकार होते हैं। रेडियल सिमेट्री भी यदि हम स्पेसिफाई करें तो उसे हम बाई रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो सिमेट्री पाई जाएगी वह किस प्रकार की होगी? बाई रेडियल सिमेट्री। ओके, देन सिलोम। सिलोम हमने पढ़ा था, सिलोम क्या होता है? सिलोम एक स्पेस होता है, हॉलो स्पेस होता है बिटवीन द अपर स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स। उनके बीच में जो आपके पार्ट्स पाया जाता है स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, उसको हम सिलोम कहते हैं, जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर टीनोफोरा में भी क्या होती है? सिलोम एब्सेंट होती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि सिलोम किस लेयर से डेवलप होती है। हम जब बात करते हैं जर्मिनल लेयर्स की, तो 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो जो मेसोडर्म से डेवलप होती है उसे हम ट्रू सिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर मेसोडर्म तो होती है लेकिन सिलोम डेवलप नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? एसिलोमेट। ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? असिलोमेट, मतलब इनके अंदर सिलोम नहीं पाई जाएगी। ओके,
दे आर सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। ओके, सिंपली इतना याद रखना आपको। देन जर्मिनल लेयर्स, इनके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम, ये कोई बताएगा, यस, उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। यस, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्या कहेंगे इनको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। All three germ layers या germinal layers are present in the embryonal stage of ctenophora organisms, so they are called triploblastic organisms. Okay, then इसके अलावा इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे कि हमने सिलेंट्रेटा में पढ़ा था, उनके अंदर नीमेटोसाइट्स प्रकार की सेल्स होती हैं, नीमेटोसाइट्स। ठीक है, ये ऐसी सेल्स होती हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग से मतलब डंक मारने वाली कोशिकाएं। हमारे सिलेंट्रेटा के अंदर कौन आते हैं, जेली फिशेज वगैरह आती हैं, जो समुद्रों में ऐसे गुब्बारे की तरह तैरती रहती हैं, है ना। तो आपने बहुत सी बात सुना भी होगा कि जो बीचेस वगैरह पर लोग घूमने जाते हैं तो उनके पैरों में वह जेलीफिश चिपक जाती है और अपना पॉइजन उनमें छोड़ देती है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, काफ़ी जलन वगैरह उससे होती है। तो ये जो नीमेटोसाइट है किस में पाया जाता है, सिलेंट्रेट्स में। ठीक है, अपन ने जो पहले नीडेरिया या सिलेंट्रेटा पढ़ा था, उनमें जो ऑर्गेनिज्म थे, जेलीफिशेज होती है मोस्टली, तो उनके अंदर निमेटोसाइट प्रकार की सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, दे हैव स्टिंगिंग नेचर। इनके अंदर क्या पाया जाता है, स्टिंग। स्टिंग मतलब जैसे मधुमक्खी डंक मारती है ना, उस तरह से स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। यदि आपने शायद पिछले जब सिलेंट्रेटा पढ़ा था हमने, तो उसमें शायद मैंने नहीं बताया था, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर लें, है ना, वापस उसी जगह पे जहाँ पे आपने पहले किया था। सिलेंट्रेटा में विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें नीमेटोसाइट्स कहती हैं। दे आर स्टिंगिंग सेल्स एंड हेल्प इन कैप्चरिंग प्रे। ये क्या करते हैं, ये प्रे को पकड़ने में हेल्प करते हैं। प्रे मतलब आप समझते हैं ना, शिकार, अपना शिकार पकड़ने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, निमेटोसाइट्स का एक स्टिंगिंग सेल्स के रूप में यूज करते हैं। ये प्रे के अंदर उन स्टिंगिंग्स को क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं स्टिंगिंग सेल्स को, और उनका जो प्रे होता है वह बेहोश हो जाता है और फिर वे उसको आसानी से अपना भोजन बना पाते हैं। इसी तरह से आपके जो टीनोफोरेंस होते हैं, इनके अंदर कोलोब्लास्ट टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्टिंगिंग तो नहीं होती है, लेकिन ये जनरली कुछ मात्रा में अपने अंदर स्लो पॉइजन रखती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करती हैं, कैप्चरिंग प्रे। ये भी अपने प्रे को पकड़ने में, उसको कैप्चर करने में हेल्प करती है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, कोलोब्लास्ट का स्ट्रक्चर निमेटोसाइट से थोड़ा अलग होता है, कैप्चरिंग प्रे। इसके अलावा ये एडेशन का काम भी करती हैं। एडेशन मतलब कहीं किसी सब स्ट्रेटम से, किसी सरफेस से उसको अटैच होना है, जुड़ना है, तो उसके लिए भी वह उसका यूज करेगी, कोलोब्लास्ट का। ओके, तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे अपने टीनोफोरा के। इसके अलावा आपको कुछ एग्जाम्पल इसके याद करने होंगे, तो एग्जाम्पल्स में हम लिख सकते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं, किसी भी आप फाइलम को एक्सप्लेन करें तो उसके लिए 5-6 पॉइंट काफ़ी होते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपके नहीं है, रिप्रोडक्शन वगैरह, इनके अंदर डाइमॉर्फिन, है ना, और पॉलीमॉर्फिन जैसे कई चीज़ें होती हैं। रिप्रोडक्शन इनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, लार्वल स्टेज और फिर अलग अलग स्टेज में इनके रिप्रोडक्शन की अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। तो आप उन सबको 11th क्लास में अच्छे से पढ़ पाएंगे। अभी हम बहुत बिल्कुल जनरल चीज़ें जो आपको आसानी से समझ में आ सकें उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं आपके, एक तो सबसे पहले हमारा आता है प्लूरोबेकिया। प्लूरोबेकिया
ठीक है, इसको हम कॉम्ब जेली कहते हैं, कॉम्ब जेली, क्या बोलेंगे इसको, कॉम्ब जेली, क्योंकि इनका जो नाम है ना टीनोस, ये किससे बना है, एक लैटिन शब्द से बना है टीनोस, इसका अर्थ होता है कॉम्ब, कंघा जो होता है आप बालों में कंघी करते हैं डेली, उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है कॉम्ब के जैसा, इसलिए या भी इनकी बॉडी पर कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टीनोफोरेंस कहते हैं, टीनोफोरा इनको नाम दिया गया है। ठीक है, तो प्लूरोब्रैंकिया जो आप देख पा रहे होंगे, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा सेस्टम इसका एग्जाम्पल है, जिन्हें हम वीनस ग्रीडल भी कहते हैं। सेस्टम को क्या कहेंगे, वीनस ग्रीडल। ओके, इसके अलावा टीनोप्लेना आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, टीनोप्लेना है, और बेरो, ठीक है, इसके अंदर और भी अपने जो ऑर्डर्स होते हैं, बोरेडी नाम का एक ऑर्डर होता है, इसमें ये आता है बोरो। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं टीनोफोरा में, आप एग्जाम्पल याद कर लें, 2-4 पॉइंट याद कर लें, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा फाइलम है टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, चौथा फाइलम कौन सा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसको स्टडी करेंगे। ओके, so now we are going to study our next phylum, and this is phylum number 4, Platyhelminthes. Okay, Platyhelminthes, क्या बोलते हैं इसको, प्लेटीहेल्मिन्थेस या प्लेटीहेल्मिन्थेस बोल सकते हैं आप इसको। इसके अंदर किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो पहले आप इनके एक बार डायग्राम्स देख लें, इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे इसमें प्लेनेरिया होता है। ठीक है, प्लेनेरिया को हम डगेसिया भी बोलते हैं, फेसियोला होता है, फेसियोला हिपेटिका, शाइजोस्टोमा होता है इसके अंदर, टीनिया सोलियम होता है ना। तो इस तरह के कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसके अंदर जो चपटे होते हैं। किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लेटी, यहाँ पर प्लेटी जो वर्ड है इसका अर्थ होता है फ्लैट, इसके अंदर किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म होंगे, फ्लैट यानी चपटे, जैसे आपकी लीफ होती है, पत्ती होती है, कैसी होती है, एकदम चपटी होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, उसी तरह के इसके अंदर क्या होंगे, आपके ऑर्गेनिजम्स होंगे जो फ्लैट होंगे। ओके, तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में वही 4 पॉइंट हम पहले लिखेंगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विल बी ऑर्गन लेवल। यहाँ पर बिल्कुल जैसे एनिमल्स में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ट्रू ऑर्गन्स तो नहीं होते हैं, पर जैसे माउथ होता है, इनके अंदर छोटा सा एक माउथ या माउथ लाइक ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम सकर्स या हुकर्स कहते हैं, जिनसे ये किसी होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। तो इनमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द मेंबर्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देन बॉडी सिमेट्री, तो इनके अंदर बाइलेटरल बॉडी सिमेट्री होगी। अभी आपने इसके एग्जाम्पल देखे, डायग्राम देखे, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इनकी जो बॉडी सिमेट्री है वह किस प्रकार की होगी, बाइलेटरल टाइप की बॉडी सिमेट्री इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इनको हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपके प्लेनेरिया को डगेसिया भी बोलते हैं, और ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट एक एग्जाम्पल प्लेनेरिया। इम्पोर्टेंट कैसे है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर आई लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे। These are called eye spots, क्या कहते हैं इनको, आई स्पॉट। तो इनके अंदर आई स्पॉट या आइज लाइक स्ट्रक्चर थे, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिनके अंदर आई स्पॉट पाए जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा ये जो प्लेनेरिया होता है और इसके अंदर रीजनरेशन की हाईएस्ट कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच कैन रीजनरेट हाईली, जो सबसे ज्यादा क्या कर सकता है, रीजनरेशन शो कर सकता है। रीजनरेशन का मतलब होता है हमने इसको 3 टुकड़ों में काट दिया, काट कर अलग अलग कर दिया, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या करेगा, एक नए प्लेनेरिया में, एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। प्लेनेरिया हैव हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, एमसीक्यूज में, नेम द ऑर्गेनिज्म या और नेम द ऑर्गेनिज्म, टेक द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव हाईएस्ट कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। तो उसमें 2-4 नाम लिखे होंगे, तो आप उसको प्लेनेरिया या डगेसिया, ठीक है, ये एक ही नाम है, ठीक है, प्लेनेरिया या डगेसिया बोलते हैं इसको, तो आप उसको पहचान लें, इसको अच्छे से नोट करके रखें। हम बात कर रहे थे बॉडी सिमेट्री की, तो आप देख सकते हैं इसको हम बिल्कुल 2 इक्वल बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री या 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। ओके, देन हम बात करेंगे सिलोम की। तो क्या इसके अंदर सिलोम होगी? जी नहीं, इसके अंदर सिलोम नहीं होती है। ओके, सिलोम इज एब्सेंट, सो हम इसको क्या बोलेंगे, असिलोमेट। ठीक है, आप याद रखें प्लेटीहेल्मिन्थेस तक सिलोम नहीं पाई जाती है। इसके बाद जो एस्केल हेल्मिन्थेस आएगा या नीमोटेडा जिसको हम बोलते हैं, नीमेटोडा या एस्केल हेल्मिन्थेस, उनके अंदर स्यूडोसिलोम पाई जाती है। फिर उसके बाद जितने भी फाइलम आते हैं उनके अंदर ट्रूसिलोम या एंटीरोसिलोम पाई जाती है। ठीक है, उससे पहले एस्केल हेल्मिन्थेस से पहले सारे कैसे होंगे, ऑर्गेनिज्म असिलोमेट होंगे। ठीक है, नो बॉडी कैविटी और सिलोम इज एब्सेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। ओके, तब जर्मिनल लेयर्स, तो इनमें भी तीनों प्रकार की जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनको ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, तीनों प्रकार की जर्मिनल लेयर्स हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। द ऑर्गेनिजम्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे हमने कहा था कि ये फ्लैट होते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका, फ्लैट। their structure या body structure is flat, so they are also called flat worm, इसीलिए हम इनको फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ठीक है, चपटे क्रमी, फ्लैट वर्म हम हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसको, चपटे क्रमी, फ्लैट वर्म्स कहते हैं, चपटे क्रमी। ओके, फ्लैट वर्म का मतलब चपटे क्रमी। इसमें ऐसे रेंगने वाले या ऐसे जीव होते हैं ना, चलने वाले, फ्री लिविंग भी होते हैं, ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, रेंगने वाले आप नहीं कह सकते, है ना, वर्म लाइक होते हैं, जैसे केंचुआ होता है ना, ऐसे 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 करके चलता है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया रेंगने वाले, जबकि हम रेंगने वाले शब्द बाद में यूज करेंगे रेप्टाइल्स के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वे कैसे होते हैं, फ्लैट, सो दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। ओके, इसके अलावा मोस्टली दे आर पैरासाइट्स, ज्यादातर ये कैसे होते हैं, पैरासिटिक, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिनको वे होस्ट बना लेते हैं, जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रखते हैं वे रहते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, होस्ट। ठीक है, तो ज्यादातर इनमें से कैसे होते हैं, मोस्टली दे आर पैरासाइट एंड शो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इनमें किस प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट सेल के ऊपर या होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर
अपना पूर्ण रूप से जीवन यापन करता है या पूर्ण रूप से टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। वे उनके फूड और न्यूट्रिशन की टोटल रिक्वायरमेंट किसी और ऑर्गेनिज्म से फुलफिल करते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपके 10th में भी आएंगी, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, तो कैसे होते हैं? ज्यादातर पैरासाइट होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, उनमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम और इसमें क्या लिख सकते हैं? यस, दे आर हर्माफ्रोडाइट। मोस्टली दे आर हर्माफ्रोडाइट। आपके लिए एक नया वर्ड आया है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा? हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और फर्दर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कई सेवरल लार्वल स्टेजेस में इनका लाइफ साइकिल चलता है। कई तरह की लार्वल स्टेजेस इनकी लाइफ साइकिल के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सभी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, इनका रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है, तो हम उनको हायर क्लासेज में स्टडी करेंगे। आप अभी सिर्फ इतना समझ लें कि दे आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन सेम ऑर्गेनिजम्स। एक ही ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव organs are present on same organism। एक ही जीव पर क्या होते हैं? दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी। फाइलम प्लेटिहेल्मिन थी। इसकी सबसे मेन चीज आपको क्या याद रखनी है? दे आर फ्लैट। प्लेटी का मतलब फ्लैट, प्लेट लाइक, प्लेट होती है ना, प्लेट तश्तरी, तश्तरी नुमा, फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। ओके, तो इनके एग्जाम्पल हमने पहले देख ही लिए हैं। ठीक है, इनके अंदर जैसे हमने अभी देखा, आपके सिलेंट्रेटा के अंदर निमेटोसाइट सेल्स होती हैं। फिर हमने और इसके पहले जो पढ़ा था अभी टिनोफोरा, उसके अंदर देखा और कोलोब्लास्ट प्रकार की सेल्स होती हैं। तो उसी तरह से इनके अंदर क्या होती हैं? इसके अलावा इनके अंदर एक और चीज पाई जाती है, फ्लेम सेल्स। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाएं, है ना। ये क्या काम करती हैं? इनका काम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, excretory। They are excretory cell and their work is excretion। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्टेज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो जैसे आप मनुष्य की बात करें या हायर एनिमल्स की बात करें, तो उनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वह किडनी के माध्यम से होता है। ठीक है, किडनी के अंदर क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है,
इस तरह के ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये कई सारे होते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं। और किडनी के अंदर इनका काम क्या होता है, यहाँ पर ब्लड आता है, ठीक है, ये वेन्यूल्स होती है, छोटी छोटी वेन्यूल्स यहाँ पर एक गुच्छा बनाती हैं, ब्लड आता है, फिल्टर होता है, और जो गंदी चीजें होती हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट, वह इससे कलेक्ट होकर कहाँ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके अंदर भी क्या होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन तो नहीं कह सकते लेकिन प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो ये फ्लेम सेल्स जो होती हैं प्रोटोनेफ्रिडिया के लास्ट पार्ट पर प्रेजेंट होती है। प्रोटोनेफ्रिडिया क्या बोलेंगे, प्रोटोनेफ्रिडिया। फ्लेम सेल्स आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, यदि आपको ये चीजें याद नहीं रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली बस इतना सा याद रख लें कि फ्लेम सेल्स किसके अंदर पाई जाती हैं, तो फ्लेम सेल प्लेटिहेलमिन्थेस के अंदर पाई जाती हैं। उनका कार्य क्या है, तो उनका कार्य है एक्सक्रीशन। ठीक है, सिंपली आपको इतना सा याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा आप नहीं याद रख पाएंगे आई नो, तो सिंपल चीज़ें जो आपको बाद में या MCQs वगैरह बन जाते हैं, NTSE NMMS वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं इनमें पूछ लिए जाते हैं, तो वह चीज़ें आपको थोड़ी यहाँ पर याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे अच्छे खासे 8 पॉइंट हो चुके हैं फाइलम प्लेटिहेलमिन्थेस के। तो इसके एग्जाम्पल्स भी आप याद कर लें थोड़े बहुत, जैसे आपने पहले भी देखे थे इसके एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, प्लेनेरिया है, ठीक है, फेसियोला है, फेसियोला हिपेटिका बोलते हैं, लिवर फ्लूक भी बोलते हैं इसको, भेड़ों के अंदर पाया जाता है पैरासाइट के रूप में और उनके अंदर बीमारियां उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अलावा शाइजोस्टोमा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, शाइजोस्टोमा। वर्म होते हैं, वर्म कीड़े होते हैं, आपने सुना होगा ना पेट में कीड़े पड़ गए, तो वे उस तरह के वर्म्स क्या कहलाते हैं, ये प्लेटिहेलमिन्थेस में आते हैं। देन टीनिया, टीनिया सोलियम, आप देखिए टीनिया सोलियम, आप टीनिया सोलियम जो रोग उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे, टीनियासिस। ओके, तो इस तरह से हमारा ये दूसरा फाइलम था प्लेटिहेलमिन्थेस, फाइलम नंबर 4 ये भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे निमेटोडा या एस्केलहेलमिन्थेस की, फाइलम नंबर 5 की। ओके, so let's start our new phylum, and this phylum is number 5, phylum number 5, Nematoda। निमेटोडा या इसको हम एस्केलहेलमिन्थेस भी कहते हैं, एस्केलहेलमिन्थेस, एस्केलहेलमिन्थेस या निमेटोडा। जनरल लैंग्वेज में हम इनको राउंड वर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है नीमा, नीमा, निमोस, ये बना है निमोस। ठीक है, ये नीमा वर्ड किससे बना है, निमोस, इसका मतलब होता है राउंड। इसलिए इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम राउंड वर्म भी कहते हैं। ठीक है, राउंड वर्म्स, गोल, गोल कृमि, इनको हिंदी में बोलते हैं गोल कृमि। ठीक है, इनके अंदर कैसे जीव आते हैं, गोल, गोल का मतलब सिलेंड्रिकल, जैसे ये पेन है ना, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये गोल है, राउंड है। हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है, जैसे ये एक स्केल है, ठीक है, तो ये कैसा है, ये राउंड नहीं है, ये चपटा है, तो हमने इसको क्या बोला था, फ्लैट वर्म। लेकिन ये कैसा है, राउंड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, राउंड वर्म। तो इसके अंदर जो वर्म आएंगे वे कैसे होंगे, आपके राउंड वर्म होंगे। ठीक है,
तो ये जनरल चीज है, एक नॉलेज है जो आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर याद आ जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो आप उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको भी अच्छे से याद कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम चलिए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स में आपके क्या क्या आता है, तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वह है एस्केरिस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे एस्केरिस, इसको हम कॉमन राउंड वर्म कहते हैं। ठीक है, और ये बच्चों के हाथों में पड़ जाते हैं, जो बच्चे ज़्यादा मीठा खाते हैं उनके हाथों में पड़ जाते हैं। ठीक है, और उन पर खुजली होती है एनस पार्ट में, इसको बोलते हैं एस्केरिस। एनसाइक्लोस्टोमा, नेक्स्ट एग्जांपल इज एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, इसको हुक वर्म बोलते हैं। इसके अलावा वूचेरेरिया, वूचेरेरिया ये फाइलेरियल डिजीज क्रिएट करता है और इससे एलिफेंटियासिस, ठीक है, इसको हम फाइलेरियल वर्म भी बोलते हैं। और इससे जो डिजीज होती है वो क्या है, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी पाँव। आप इसका भी डायग्राम देख पा रहे हो। एलिफेंटियासिस जो डिजीज हो जाती है उसमें व्यक्ति का पैर पूरा फूल जाता है, हाथी के पैर जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन से राउंड वर्म से या कौन से निमेटोड से होगी, तो यह वूचेरेरिया इसका क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, ये भी पैरासाइट लाइफ अपनी बिताते हैं, किसी और होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। एंटीरोबायस है ना, एक और वर्म होता है एंटीरोबायस, जिसे हम पिन वर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, आपने अच्छे से इनको देखा। अब इनके आधार पर आप इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, सीलोम और जर्मिनल लेयर्स को यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें कैसी होगी, तो इनमें भी ऑर्गन लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। ठीक है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल मतलब इनमें कुछ अंग प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर सीलोम भी होती है, तो हम यहाँ पर देख लेंगे। देन बॉडी सिमेट्री, तो बॉडी सिमेट्री कैसी होगी भाई, बाइलेटरल। ठीक है, बॉडी सिमेट्री विल बी बाइलेटरल, द्विपार्श्व सममिति, जो दो हाफ में डिवाइड कर सकती है, वन प्लेन ऑफ एक्सिस इनके अंदर पाया जाएगा। देन सीलोम, तो इनके अंदर जो सीलोम होती है वह कैसी होती है, अभी हमने जो पहले इसके पहले पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथेस, तब भी मैंने आपको बताया था प्लेटी हेलमिंथेस तक सारे ऑर्गेनिज्म असीलोमेट होते हैं, लेकिन निमेटोड या एस्केल हेलमिंथेस के अंदर सीलोम प्रेजेंट होती है, लेकिन सीलोम ट्रू सीलोम नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सूडोसीलोम। ठीक है, इनके अंदर सीलोम तो होती है, बॉडी कैविटी तो होती है, जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, घट है, इनका घट है। घट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, जिनके अंदर भोजन पास होता है, माउथ से एंटर करता है और एनस से पास आउट होता है। तो ये पूरी जो कैनाल है इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। तो इसके आसपास कुछ ऑर्गन, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स होते हैं, वे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी कैविटी प्रेजेंट होगी। ठीक है, कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, रिक्त स्थान। तो ये जो रिक्त स्थान है इसी को हम क्या कहते हैं, सीलोम कहते हैं। लेकिन चूंकि यह मीजोडर्म से डेवलप नहीं होती है, एम्ब्रियोनल स्टेज में यह मीजोडर्म से डेवलप नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सूडोसीलोम, असत्य देह गुहा। इट इज a body cavity but not true body cavity because it is not developed from mesoderm cells during embryonal development, so it is called pseudocoelom. okay, तो इसके अंदर सीलोम तो है, लेकिन कौन सी है, सूडोसीलोम, असत्य, फॉल्स। ठीक है, सूडो वर्ड जहाँ भी आ जाता है उसका मतलब क्या होगा, सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, इसको आप ध्यान रखें हमेशा, कहीं भी ये वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या होगा, फॉल्स, असत्य। ठीक है, नॉट ट्रू। देन जर्मिनल लेयर, तो इसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स होंगी। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे हैव एंडोडर्म, mesoderm and ectoderm. All three germinal layers are present during their embryonal development, so they are triploblastic organisms.
ओके, देन इनके बारे में कुछ और खास बातें हम लिख लेते हैं, जैसे कि हमने देखा ये राउंड वॉर्म होते हैं, ठीक है, देयर शेप इज राउंड, their shape is round, generally they are round, so they are called round worms, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, राउंड वर्म्स कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे हम, राउंड वर्म्स, ओके, क्योंकि ये क्या होते हैं, शेप इनकी गोल होती है, इनकी आकार आकृति गोल होती है, सिलिंड्रिकल होती है, ठीक है। देन ये भी कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मोस्ट ऑफ दीज एनिमल्स आर पैरासिटिक, कैसे होते हैं ये, पैरासिटिक होते हैं, मतलब किसी दूसरे होस्ट पर रहेंगे, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे, उसमें बीमारियां उत्पन्न करेंगे, ठीक है, तो दे आर पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर पाया जाता है, ज़्यादातर के अंदर, कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है। और जिस तरह से हमने पढ़ा था प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर क्या था, आपके जो सेक्सेस थे वे यूनाइटेड थे, हर्माफ्रोडाइट, वे कैसे थे, हर्माफ्रोडाइट, लेकिन ये कैसे होते हैं, सॉलिटरी, मतलब अलग अलग, यूनिसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल। जो हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे वे कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। दो तरह के सेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, उनकी मतलब जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में मेल की बॉडी अलग है, फीमेल की बॉडी अलग है, मेल के पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और फीमेल के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, है ना, उसी हिसाब से उनको मेल और फीमेल कहते हैं। तो ये भी इसी तरह से इनमें क्या पाई जाती है, डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, मतलब मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में ऐसा नहीं था, वहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर मेल फीमेल दोनों थे, इसलिए हम उनको क्या बोला था, हर्माफ्रोडाइट, लेकिन इनको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट आपने जहाँ पर लिखा था पहले, वहाँ पर आप बाइसेक्सुअल भी लिख लें, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है द्विलिंगी या हर्माफ्रोडाइट, बात एक ही है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यूनिसेक्सुअल, मतलब दे possess one type of sexual organ, ठीक है, sexes are separate, unisexual, they are unisexual and sexes are separate in them, okay। और जो इनकी फीमेल्स होती हैं वे बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे प्रोड्यूस करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके माउथ और एनस दोनों होती हैं, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट्स है, लेकिन आपको मेनली 6-7 पॉइंट ही लर्न करके रखने, ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वे आपको यहाँ पर लिख दिए हमने, तो आप इनको लर्न करें, याद करें। तो आज हमने अपने 3 फाइलम को यहाँ पर डिस्कस किया है, टोटल हमारे 5 फाइलम कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे स्टडी करेंगे। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा, पहले तो आप इसके लिए कमेंट करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आपके मन में डाउट है, तो आप उसको हाथों हाथ लिखते जाएं, क्लियर करते जाएं, ओके। और बाद में भी आप लिख सकते हैं, यदि आपने बाद में वीडियो देखा है तो आप बाद में भी उसको लिख सकते हैं, लेकिन आप सभी वीडियो ज़रूर देखें। इससे पहले के जो वीडियो हैं तभी आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले डिस्कस की हैं लेकिन अब नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो कब समझ में आएंगी, जब आप पहले पुराने वीडियो भी देखेंगे, ओके। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, ओके, बाय।